Yes people, good morning to all of you. सर वेरी गुड मॉर्निंग। आज कैपिटल गेन का हमारा सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है। हाँ, फिर मैं बताया था कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसेट वेदर कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट इज कैपिटल एसेट। फिर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII, अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ सेबी, वो भी कैपिटल एसेट। फिर मैंने बताया था 6 चीज कैपिटल एसेट नहीं होता है। स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल मूवेबल एसेट्स, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल इंडिया, गोल्ड बॉन्ड। 3 प्रकार का गोल्ड बॉन्ड था। एक छोटा सा क्वेश्चन, कॉपी मत करो, जस्ट एनालिसिस करो, दिमाग का इस्तेमाल करो, फिर अगर पॉसिबल है तो मुझे आंसर बताओ। मान लो ये मेरा बिजनेस, मैं टीवी का बिजनेस कर रहा हूं, मतलब टेलीविजन सेट बेच रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे टीवी पड़ा हुआ है। मेरा बिजनेस अभी रन हो रहा है, मतलब बिजनेस चल रहा है। तो ये स्टॉक मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, अब स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होगा। मान लो कि मेरा बिजनेस बंद हो गया, मैंने बिजनेस बंद कर दिया कोरोना की वजह से। जो भी मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था मैंने अपने घर ले लिया, मैंने घर में रखा। जो भी कस्टमर आएगा मेरे घर से परचेस करेगा। लेकिन मेरा बिजनेस ऑफिशियली मैं बंद कर चुका हूं। क्या बिजनेस बंद करने के बाद जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो कैपिटल एसेट होगा या नहीं होगा? सर वो तो स्टॉक इन ट्रेड। बेटा जब बिजनेस नहीं रहा तो स्टॉक इन ट्रेड कैसे होगा? स्टॉक इन ट्रेड तभी बनेगा जब तक बिजनेस कंटिन्यू है। तो एक बार बिजनेस बंद हो जाने के बाद वो स्टॉक इन ट्रेड और नहीं होगा तो वो कैपिटल एसेट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट कितने प्रकार का? सर कैपिटल एसेट 2 प्रकार का। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। हाँ, अगर जनरली बात करेंगे, कैपिटल एसेट अगर उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज्यादा होता है। ध्यान से सुनो, अगर कैपिटल एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब तुम कितना दिन उसको मतलब रखे हो। इफ कैपिटल एसेट इज हेल्ड बाय एन एसेसी फॉर मोर देन 36 month, then it is long term capital asset, otherwise it is short term capital asset। सर मतलब if the capital asset is held by SHG for a period of 36 months or less, then it is short term capital asset। If it is held for more than 36 months, then it is long term capital asset।
देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, it means a capital asset held by an RCC for not more than 36 months immediately before the date of transfer. तो इसके नीचे लिखो if capital asset is held by RCC, इसको हम बोलेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग। Then it is short term capital assets। 36 मंथ से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। If capital asset is held by RCC, इसका मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग is greater than 36 month, then it is long term capital assets। ये जनरल रूल, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। The above rule is subject to some exception। सर क्या है वो एक्सेप्शन? देखो ये सारे सिचुएशन में 36 मंथ कंसिडर नहीं होगा, 12 मंथ कंसिडर होगा। मतलब 36 month will be replaced by 12 month। In case of equity or preference share in a company listed in India, चलो shares of listed company सॉरी, अगर लिस्टेड कंपनी इंडिया में लिस्टिंग होना चाहिए, अगर लिस्टेड कंपनी का शेयर वो कैपिटल एसेट तुम्हारे लिए, हाँ, उसको तुम होल्ड करोगे अप टू 12 मंथ, मतलब 12 मंथ और लेस, फिर बेच दोगे, वो कैपिटल एसेट। 12 मंथ के बाद अगर बेचोगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। 12 मंथ से पहले या एग्जैक्टली 12 मंथ में बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, 12 महीने के बाद बेचोगे या ट्रांसफर करोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ए कंपनी लिस्टिंग इन इंडिया, एनी सिक्योरिटी, चाहे वो डिवेंचर हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो एक्सेट्रा, लिस्टेड इन इंडिया होना चाहिए।
ये यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड। सर इक्विटी ओरिएंटेड फंड का मतलब मैं समझाऊंगा, इक्विटी ओरिएंटेड फंड का मतलब क्या होता है। लेकिन अभी याद रखो कि बेटा म्यूचुअल फंड का शेयर नहीं होता है, म्यूचुअल फंड का यूनिट्स होता है। तो ये यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ और लेस। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग ग्रेटर देन 12 मंथ। जीरो कूपन बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, whether quoted or not। चलो बेटा 5 केस में, देयर आर 5 केसेस, तो ये 5 केसेस में 36 मंथ कंसिडर नहीं होगा, 12 मंथ कंसिडर होगा। क्या है वो 5 केसेस? शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, इंडिया में लिस्टिंग होना चाहिए। सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड कंपनी, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ यूटीआई। हाँ ये था एक्सेप्शन 1। वो जो 36 मंथ था, यहां पे 26 मंथ कंसिडर होगा। शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। हाँ लैंड और बिल्डिंग को 24 मंथ से पहले ट्रांसफर करते हो तो इसका मतलब उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 24 मंथ, वो तुम्हारे लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। अगर 24 मंथ में, एग्जैक्टली 24 मंथ में बेचते हो तो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, क्योंकि लेस देन इज इक्वल टू होने से शॉर्ट टर्म। अगर 24 मंथ के बाद बेचते हो तो वो तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स बेचते हो, चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, 24 मंथ कंसिडर किया जाएगा। सर इक्विटी ओरिएंटेड फंड का मतलब क्या है मैं समझाऊंगा, लेकिन यहां पे लिखो। देखो ये जो स्पेशल केस, पहले ही शेयर बोला फिर उसके बाद डिबेंचर बोला, तो एक काम करेंगे सिक्योरिटी। हाँ लेकिन लिस्टेड होना चाहिए। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, सारे म्यूचुअल फंड का नहीं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का। ध्यान से देखो, सिक्योरिटीज इन लिस्टेड कंपनी, सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स।
हाँ, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट इंडिया, यूटीआई का मतलब यूनिट ट्रस्ट इंडिया, यूटीआई का यूनिट्स नहीं तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट्स, यूटीआई का यूनिट्स नहीं तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट्स, जीरो कूपन बॉन्ड। हेल्प फॉर लेस देन इज इक्वल टू 1 ईयर, मतलब 12 महीने से कम या 12 महीना। बोलो क्या होगा सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हेल्ड फॉर ग्रेटर देन 1 ईयर, बोलो क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, क्योंकि ये सब कैपिटल एसेट के केस में 12 मंथ कंसिडर होगा। ओके, ध्यान से देखो, यहां पे इक्विटी और प्रेफरेंस लिस्टेड एनी सिक्योरिटी डिबेंचर लिस्टेड, लेकिन यहां पे अनलिस्टेड शेयर्स, लेकिन अनलिस्टेड डिबेंचर नहीं है। अब मेरा सवाल तुम लोगों को, अनलिस्टेड डिबेंचर का क्या होगा? 36 मंथ, क्योंकि अनलिस्टेड डिबेंचर 12 महीने के केस में नहीं है, 24 महीने के केस में भी नहीं है, तो वो सीधा चला जाएगा जनरल रूल को। तो इसीलिए अब जो मैं 24 मंथ का बात करूं तो नहीं लिख सकता हूं सिक्योरिटीज, क्योंकि सिक्योरिटीज अगर लिख दूंगा शेयर्स भी आ जाएगा, डिवेंचर्स भी आ जाएगा। बोलो, शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, लेकिन डिवेंचर नहीं है, याद रखो। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग और बोथ। बोलो इसका क्या होगा? बोलो इसका क्या होगा? हेल्प फॉर लेस देन इज इक्वल टू 24 मंथ, यानी 2 साल। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हेल्प फॉर ग्रेटर देन 24 मंथ, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। चलो, अदर कैपिटल एसेट्स, बोलो अदर कैपिटल एसेट्स का क्या होगा?
हेल्ड फॉर लेस देन इज इक्वल टू 36 मंथ यानी 3 साल। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हेल्ड फॉर ग्रेटर देन 36 मंथ। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। देखो पीरियड ऑफ होल्डिंग, ये जो 36 मंथ, 24 मंथ, 12 मंथ, ये तुम्हारा पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो किस दिन तुम्हें एसेट मिला, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर, इसको कहते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक जो पीरियड होता है उसको कहते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो अगर यही पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ, 24 मंथ या 12 मंथ, जो सिचुएशन के हिसाब से आएगा, तो अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट डिटरमाइन किया जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो यस सर, नो। यस सर। सर ये पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है? पीरियड ऑफ होल्डिंग डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ ट्रांसफर तक होता है। फिर भी पीरियड ऑफ होल्डिंग को हम एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर गलत हो गया तो एसेट का नेचर गलत हो जाएगा। अगर एसेट का नेचर एक बार गलत हो गया तो सारे कंप्यूटेशन गलत हो जाएगा, तुम्हारा जिंदगी या कैरियर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज मेरा अभी पेंडिंग है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। हाँ, मैंने बताया था कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में डिस्कशन करूंगा। देखो इक्विटी ओरिएंटेड फंड मींस ए फंड सेट अप अंडर ए स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड। बेटा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो गया जो फंड म्यूचुअल फंड स्कीम में सेटअप होता है, वो म्यूचुअल फंड होता है। तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड का मतलब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। हाँ, कुछ कंडीशंस है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। सर क्या है वो कंडीशन? इन केस where the fund invest in the units of another fund which is traded on a recognized stock exchange, a minimum of 90% of total proceeds of such fund is invested in units of such other fund, and such other fund also invest a minimum of 90% of its total proceeds in the equity share of domestic company। बेटा इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब लिस्टेड इंडियन कंपनी। तो मैंने इधर लिख दिया लिस्टेड इंडियन कंपनी। एंड in any other case a minimum of 65% of total proceeding of such fund is invested in the equity shares of domestic company। देखा बेटा बहुत सिंपल। अभी लिखो मत, मैं समझाता हूं, समझने के लिए कोशिश करो। इक्विटी
ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है? देखो, मान लो ये हमारे लिए एक फंड, ये दूसरे फंड, ये इंडियन लिस्टेड कंपनी, मतलब डोमेस्टिक कंपनी लिस्टेड इन इंडिया। अगर ये फंड किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है, वो फंड इंडियन लिस्टेड कंपनी का शेयर खरीदता है, तो इस फंड को इक्विटी ओरिएंटेड फंड तभी बोला जाएगा अगर ये इसके पास जितना भी प्रोसीड्स है, मतलब जितना फंड अवेलेबल है, वो उसका 90% इन्वेस्ट करेगा दूसरे फंड में, दूसरे फंड के पास जितना फंड अवेलेबल है वो उसका 90% इन्वेस्ट करेगा इंडियन लिस्टेड इंडियन कंपनी का शेयर में, मतलब इक्विटी शेयर। तो ये फंड को, पहला वाला फंड को इक्विटी ओरिएंटेड फंड बोला जाएगा। अगर ये फंड डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है लिस्टेड इंडियन कंपनी में, तो 65% ऑफ अवेलेबल फंड इन्वेस्ट करने से चलेगा। अब डेफिनेशन को और एक बार रीड करो। हाँ, एकदम ध्यान से समझेंगे। बड़ा यहां पे मिनिमम 90%, मिनिमम 65%, तो एग्जैक्टली 90% होगा तो चलेगा, एग्जैक्टली 65% होगा तो चलेगा। चलो, इन केस वेयर द फंड इन्वेस्ट इन द यूनिट्स ऑफ अनदर फंड, अगर वो फंड इन्वेस्ट कर रहा है यूनिट्स ऑफ अनदर फंड व्हिच इज ट्रेडेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वो अनदर फंड का यूनिट्स लिस्टेड होना चाहिए। A minimum of 90% of total proceeds of such fund is invested in units of such other fund, मतलब पहला फंड, जो फंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होगा, उसके पास जो भी फंड अवेलेबल होगा वो उसका 90% इन्वेस्ट करेगा अदर फंड में। फिर सच अदर फंड ऑल्सो इन्वेस्ट ए मिनिमम ऑफ 90% ऑफ इट्स टोटल प्रोसीडिंग इन द इक्विटी शेयर्स, बेटा इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनी। ओके, केस 2, इन एनी अदर केस a minimum of 65% of total proceeding of such fund is invested in equity shares of domestic company listed on a recognized stock exchange. Point clear? हाँ, तो जाके उसको बोला जाएगा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब बहुत इंपॉर्टेंट, पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्योंकि सॉरी, पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से एसेट का नेचर डिटरमाइन होगा। हाँ सर, ये पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है, ध्यान से पढ़ो। व्हाइल कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग, मतलब देखो, पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक। पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक। ओके, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक। सर यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अभी इसको इग्नोर करो, ठीक है। हम पीरियड ऑफ होल्डिंग को बाद में, मतलब ये कुछ स्पेशल केसेस है, स्पेशल केसेस को हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी तुम इतना समझो कि पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर
DOADOT, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक दोआ डॉट। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा। कैपिटल गेन हेड में कब टैक्स लायबिलिटी आएगा? जब कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगा, जब कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट गेन अराइज होगा। तो कैपिटल एसेट का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, अब ट्रांसफर का डिस्कशन करेंगे। सर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद प्रॉफिट गेन कंप्यूट किया जाएगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसफर, सेक्शन 247। ट्रांसफर इन रिलेशन टू ए कैपिटल एसेट इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, relinquishment of asset, extinguishment of any right in an asset, compulsory acquisition of asset under any law, conversion of conversion of asset into stock in trade by the owner, any transaction of immovable property under section 53A of Transfer of Property Act, any transaction which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property, maturity or redemption of a zero coupon bond। ये डेफिनेशन, ट्रांसफर का डेफिनेशन को याद रखना पड़ेगा। बोलो, ट्रांसफर इंक्लूड्स, देखो बेटा, ये ट्रांसफर का इंक्लूसिव डेफिनेशन, ये बोला कि ट्रांसफर इंक्लूड्स ए सब। ट्रांसफर क्या है डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ट्रांसफर इंक्लूड्स दिस, मतलब ये सब ट्रांसफर माना जाएगा। इससे बाहर अगर कुछ ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो एक काम कीजिए, यहां पे स्टूडेंट नोट्स के लिए स्पेस दिया हुआ है, लिखो व्हाट इज ट्रांसफर। व्हाट इज ट्रांसफर, देखो ट्रांसफर in relation to a capital asset includes sale, exchange or a relinquishment of the asset or extinguishment of any right therein or the compulsory acquisition thereof under any law, conversion of assets into stock in trade and maturity and redemption of ZCB, मतलब जीरो कूपन बॉन्ड, मैच्योरिटी
ऑन रिडम्पशन ऑफ जेडसीबी, मतलब जीरो कूपन बॉन्ड। सॉरी। ट्रांसफर में सेल आएगा बेटा, सेल होगा तो हमेशा ट्रांसफर होगा। अब सेल का डेफिनेशन समझना पड़ेगा कि सेल क्या होता है। अगर एक्सचेंज होगा तो उसको ट्रांसफर माना जाएगा। तो अब समझना पड़ेगा कि सर एक्सचेंज क्या होता है। रेलिक्विशमेंट भी ट्रांसफर, तो समझना पड़ेगा रेलिक्विशमेंट क्या होता है। एक्सटिंग्विशमेंट भी ट्रांसफर, तो समझना पड़ेगा एक्सटिंग्विशमेंट क्या होता है। कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, अगर किसी लॉ के वजह से कंपल्सरी एक्विजिशन कर रहा है गवर्नमेंट तुम्हारा जमीन, तो वो ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है। कन्वर्शन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कन्वर्शन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड भी ट्रांसफर। मैच्योरिटी ऑन रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ये भी ट्रांसफर। आपको सेल का डेफिनेशन तो डेफिनेटली पता होगा कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कुछ गुड्स दे रहा है फॉर ए कंसिडरेशन, उसके साथ साथ उसका रिवार्ड भी, ओनर्स भी ट्रांसफर हो रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन को माना जाएगा सेल। हाँ सर, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब मैंने एक एसेट दिया, उसके बदले में तुमसे एक एसेट ले लिया। तो एक्सचेंज इंक्लूड्स बैटर, बेटा एक्सचेंज को बैटर कहते हैं, व्हिच मींस म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर। मेरे पास एक बाइक था, तुम्हारे पास एक मोबाइल था, मैंने बाइक का ओनरशिप तुम्हें दे दिया, तुम तुम्हारा मोबाइल का ओनरशिप मुझे दे दिए। इसको कहते हैं एक्सचेंज या बैटर ट्रांजैक्शन। इन केस ऑफ एक्सचेंज there is only one transaction, the tax liability arises on both the parties. The sale consideration shall be taken as the fair market value of the asset received. तुम्हें जो asset मिला, मुझे बाइक में मोबाइल मिला, तुम्हें बाइक मिला, तो बाइक का फेयर मार्केट वैल्यू तुम्हारे हाथ में सेल कंसिडरेशन, मोबाइल का फेयर मार्केट वैल्यू मेरे हाथ में या मेरे लिए सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन shall be taken as fair market value of the asset, बेटा रिसीव्ड, जो एसेट मिला उस एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू को माना जाएगा कि सेल कंसिडरेशन। सर ओ सर, सर ये रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट क्या होता है? ये पैराग्राफ रीड करो।
नेक्स्ट, रेलिंक्विशमेंट ऑफ द असेट, इसका मतलब तुम्हारा राइट ही किसको दे देना, सरेंडर करना। सरेंडर का मतलब, और रेलिक्विशमेंट ऑफ असेट, इसको रीड करो। हेंस रेलिक्विशमेंट मीन्स act of surrendering. Next, extinguishment of any right. Extinguishment literally means to put. extinguishment को पहले रीड करो, हम कंपेरिजन करेंगे। और relinquishment, extinguishment क्या होता है? extinguishment means to put a total end or total destruction or bolt out of existence or annihilation. Extinguishment does not mean extinguishment of asset, but to extinguishment of holder's right to the asset, and such right cannot held by someone else. सर समझ में नहीं आ रहा है कि रेलिक्विशमेंट क्या होता है, एक्सटिंग्विशमेंट क्या होता है। चलो देखो, इधर लिखो, extinguishment and relinquishment. Okay. मैं दो सिचुएशन या दो एग्जाम्पल लेके डिस्कशन करना चाहता हूं। मान लो एक होता है रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। बोलो इसमें क्या होता है, जरा एक बार बताना। ये कंपनी, ये लोग प्रिफरेंस शेयर होल्डर, मेरे साथ साथ कॉपी करना। ये कंपनी, ये प्रिफरेंस शेयर होल्डर, प्रिफरेंस शेयर होल्डर ने शेयर दे देगा किसको, कंपनी को, कंपनी पे करेगा। ये रिलिक्विशमेंट होता है, तो इसको कहते हैं रिलिक्विशमेंट। सर क्यों? जरा रिलिक्विशमेंट का डेफिनेशन रीड करना। अब रिलिक्विशमेंट लिटरली मीन्स टू विड्रॉ फ्रॉम और टू अबैंडन और टू गिव अप एनीथिंग्स। मैंने प्रिफरेंस शेयर होल्डर था, मेरे पास जो शेयर था उसका राइट मेरे पास था, मैंने दे दिया किसको, कंपनी को। तो अब कंपनी मेरे से प्रिफरेंस शेयर ले लिया, मुझे मेरा पैसा दे दिया, तो मेरा जो राइट था मैंने कंपनी को दे दिया। टू गिव अप एनीथिंग्स और एनी राइट, मैंने राइट दे दिया। और टू सीज टू होल्ड और टू सरेंडर, मैंने अपना राइट सरेंडर कर दिया। लेकिन वो प्रीफरेंस शेयर खत्म नहीं हुआ, वो शेयर अभी किसके पास चला गया, कंपनी के पास। कल कंपनी किसी दूसरे पार्टी को वो शेयर इश्यू कर सकता है। शेयर खत्म हो गया क्या? नहीं, वो शेयर के ऊपर जो राइट मेरे पास था वो राइट चला गया कंपनी के पास।
तो इसीलिए बट द प्रॉपर्टी इन व्हिच राइट इज रिलिक्विस्ड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ओके, जब तक एग्जाम्पल के साथ नहीं समझोगे तब तक कंसेप्ट तुम्हें समझ में नहीं आएगा। सर, एक्सटिंग्विशमेंट का एक एग्जाम्पल देख के कंपैरिजन कीजिए। कर रहा हूं बेटा, वेट करो। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन अमलगैमेटेड कंपनी to the shareholders of amalgamating company ये हमारे लिए एक्सटिंग्विशमेंट होगा। सर क्यों? देखो क्या होता है, मान लो ये एक्स लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड, अब दोनों मर्ज हो गया, एक न्यू लिमिटेड बन गया। अब एक्स लिमिटेड का जो एसेट था, लायबिलिटी था, वाई लिमिटेड का जो एसेट था, लायबिलिटी था, वो सारे एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो गया न्यू लिमिटेड को। अब एक्स लिमिटेड का कुछ शेयर होल्डर्स थे, वाई लिमिटेड का भी कुछ शेयर होल्डर्स थे। बट जो कंपनी खत्म हो जाता है उसको कहते हैं अमलगैमेटिंग कंपनी। जो कंपनी फर्म होता है या एग्जिस्ट रहता है, मतलब रिजल्टिंग कंपनी को कहते हैं अमलगैमेटेड कंपनी। अब एक्स लिमिटेड का शेयर होल्डर बोलेगा कि मैं तो एक्स लिमिटेड का शेयर होल्डर था, हाँ, अब एक्स लिमिटेड तो नहीं रहेगा, सारे एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगा न्यू कंपनी को। तो मेरा जो शेयर था वो क्या होगा, मैं एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करने नहीं दूंगा। न्यू लिमिटेड बोला कि मेरे भाई तुम चिंता मत करो, पहले एसेट लायबिलिटी एक्स लिमिटेड का था, तुम एक्स लिमिटेड का शेयर होल्डर थे, अब एसेट लायबिलिटी मैं ले रहा हूं, तुम्हें भी मैं ले लूंगा। तुम एक काम करो, एक्स लिमिटेड शेयर के लिए मैं तुम्हें न्यू लिमिटेड का शेयर दे दूंगा। अब एक्स लिमिटेड तो खत्म हो जाएगा, उसका शेयर कुछ काम का नहीं, तो एक्स लिमिटेड का शेयर का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, लेकिन नया कंपनी में शेयर मिलेगा। सिमिलर केस वाई लिमिटेड के लिए। आप बोलेंगे सर ये एक्सटिंग्विशमेंट कैसे हुआ? अब तुम देखो, जब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का केस मैंने डिस्कशन किया था, रिडम्पशन में शेयर खत्म नहीं होता था। अगर एग्जिस्टिंग एसेट खत्म नहीं होता है, एग्जिस्टिंग एसेट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, बोर रिलिंक्विशमेंट, अगर एग्जिस्टिंग एसेट खत्म हो जाता है वो एक्सटिंग्विशमेंट। हाँ, ये मर्जर के केस में तुम्हारे पास जो शेयर था अब वो खत्म हो जाएगा, एक्सटिंग्विशमेंट। रिडम्पशन में तुम्हारे पास जो शेयर था वो खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा राइट खत्म हो गया, वो रिलिक्विशमेंट। चलो एक्सटिंग्विशमेंट का डेफिनेशन या मीनिंग अभी समझेंगे। सॉरी, एक्सटिंग्विशमेंट लिटरली मीन्स टू पुट ए टोटल एंड, भाई खत्म हो गया, खत्म कर दो,
और टोटल डिस्ट्रक्शन। Extinguishment does not mean extinguishment of asset itself, but extinguishment of holder's right. Very good point. पहले इसको अंडरलाइन करो फिर आगे चलो। देखो पहले रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का केस देखो, तुम्हारे पास राइट था, अब कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया, शेयर खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा राइट खत्म हुआ। सॉरी, शेयर खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा राइट खत्म हुआ, तो ये होता है रेलिक्यूसमेंट। लेकिन जब अमलगमेट अलॉटमेंट हुआ, अमलगमेटेड कंपनी अमलगमेटिंग कंपनी को, कंपनी का शेयर होल्डर को शेयर दिया, अब एक्स लिमिटेड का शेयर भी खत्म हो गया, तुम्हारा जो राइट एक्स लिमिटेड था वो भी खत्म हो गया, तुम्हारा नया राइट बन गया न्यू लिमिटेड में, लेकिन एक्स लिमिटेड में जो पुराना राइट था वो तो खत्म हो गया ना। हाँ सर, तो ये होता है एक्सटिंग्विशमेंट। एसेट के साथ राइट भी खत्म हो जाता है, एसेट के साथ राइट भी खत्म होता है, राइट भी देखो बेटा, एसेट खत्म होगा इसका मतलब राइट भी खत्म होगा। लेकिन कभी कभी एसेट रहेगा लेकिन तुम्हारा राइट खत्म होगा। अगर एसेट रहता है तुम्हारा राइट खत्म होता है वो रिलिंक्विशमेंट, अगर एसेट भी खत्म हो जाता है राइट भी खत्म हो जाता है तो एक्सटिंग्विशमेंट। बस यही कंक्लूजन हमें मिला। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इसको याद रख लेते हैं कि हाँ चलो भाई रिलिंक्विशमेंट एक्सटिंग्विशमेंट वो क्या होता है हमें जानना जरूरी नहीं है, लेकिन वो ट्रांसफर होता है ये जान लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया। बेटा हर चीज जानने का अधिकार है, अगर हर मीनिंग, हर मतलब हर शब्द का मीनिंग अगर तुम निकालोगे, हर प्रोविजन को अगर एक मतलब अच्छे से समझोगे तो तुम अच्छा कैरियर कर सकते हो। अगर तुम कुछ भी कंसेप्ट मतलब किसी भी कंसेप्ट को अगर तुम स्किप कर रहे हो, इसका मतलब तुम खुद के साथ खेल रहे हो, खुद के कैरियर के साथ खेल रहे हो। ऐसा मत करो, ठीक है। हाँ बोलो, क्या और मुझे एक्सटिंग्विशमेंट रिलिक्विशमेंट ये दोनों का डिफरेंस ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए? बोलो। नहीं सर हो गया, चलो हमारे पीडीएफ के पास चलो, कोई बात नहीं। देखो बेटा, इंसिडेंट्स ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। हाँ अब बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल रिलिंक्विशमेंट होगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होगा, यहां पे लिखा हुआ है, व्हेन ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल इज पेड टू द शेयर होल्डर बाय द कंपनी, सच रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल shall be treated as extinguishment or of proportionate right in shares and such shareholder shall be liable to capital gain. बोलो, ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, एक्सटिंग्विशमेंट, रिलिक्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट अंडर एनी लॉ। तो अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, तुम्हारा एसेट का कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, वो ट्रांसफर माना जाएगा। तो नॉर्मली सेल मीन्स ए म्यूचुअल विलफुल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज, बट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 247 ट्रांसफर इंक्लूड्स कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ इन फोर्स। अगर किसी भी लॉ के वजह से तुम्हारा प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, वो ट्रांसफर माना जाएगा।
हाँ, सेल इंक्लूड सॉरी ट्रांसफर इंक्लूड्स कन्वर्सन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। देखो सर, इसका मतलब समझाइए। मान लो मेरे घर में 10 टीवी सेट था, चलो 10 मोबाइल था, मोबाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक दिन मैंने देखा कि अच्छा हमारे घर में इतना मोबाइल हो चुका है। आंसर आया हाँ। तो मैंने क्या किया, एक सेकेंड हैंड मोबाइल शोरूम शुरू कर दिया। मैंने सेकेंड हैंड मोबाइल मतलब यूज्ड मोबाइल, सेकेंड हैंड हम नहीं बोलेंगे, वो तो थोड़ा अजीब लगता है। यूज्ड मोबाइल सेल का बिजनेस शुरू कर दिया। घर में जो भी मोबाइल था उसको मैंने बिजनेस को ले लिया। बेटा ये मेरा पर्सनल एसेट था, अब बिजनेस को जा रहा है स्टॉक इन ट्रेड के हिसाब से, क्योंकि वो बिजनेस में बेचा जाएगा। इसको कहते हैं कन्वर्सन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इसको ट्रांसफर माना जाएगा। Generally, a transfer requires two or more parties, but in Income Tax Act, even one party's involvement may constitute transfer. As per Section 47 IV, 247 IV, where an asset is converted by the owner into or treated by him as stock in trade of the business carried on by him, such conversion or treatment shall continue transfer. ये बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर इंक्लूड्स एनी ट्रांजैक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तुम कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो कि सेक्शन 53A के अंदर आता है, वो ट्रांसफर। Any transaction of immovable property in which possession is allowed against part performance of contract shall be treated as transfer. इसका मतलब क्या, देखो मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, सॉरी, ये बिल्डिंग को मैं सेल करना चाहता हूं। हाँ, तुम खरीदना चाहते हो, तुम्हारे और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, तुम मुझे पार्शियल पेमेंट किया, मान लो 15 रुपया 20 रुपया पार्ट पेमेंट किया। फिर बिल्डिंग का पोजीशन मैंने दे दिया, मैंने बोला कि आज से ये बिल्डिंग तुम्हारा, बाकी पैसा जब दोगे मैं ओनर से ट्रांसफर करूंगा। तो लोग क्या करते हैं, इस प्रकार का एग्रीमेंट करके बिल्डिंग यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते। तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वेट करना पड़ेगा, जब ओनरशिप ट्रांसफर होगा तब टैक्स लेगा। तो इसीलिए ट्रांसफर का डेफिनेशन को डिपार्टमेंट ने अमेंड किया, बोला कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कुछ भी, वो ट्रांसफर। अब रीड करो, एनी ट्रांजैक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन व्हिच पोजेशन इज अलाउड against part performance of the contract shall be treated as transfer. Last one is any transaction which has enabled the enjoyment of any immovable property transfer होता है। Any transaction which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property, whether by way of becoming a member
और एक्वायरिंग शेयर इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी एक्सेट्रा एसोसिएशन पर्सन ए ट्रांसफर। बड़ा मैंने लीज दिया, मेरे पास एक बिल्डिंग था, मैंने तुम्हें लीज दे दिया 99 ईयर के लिए। इसका मतलब प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा एंजॉयमेंट था, अब वो एंजॉयमेंट तुम्हारे पास चला जाएगा। लीज से पहले मैं यूज कर रहा था, लीज के बाद तुम यूज करोगे 99 साल, मतलब 99 ईयर। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन व्हिच हैज एनेबल्ड द एंजॉयमेंट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, वो ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर का डेफिनेशन खत्म हो गया। लेकिन कुछ ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा क्योंकि वो हमारे लिए एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। बहुत सारे एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर तो है, ये तुम्हारे रेस्पॉन्सिबिलिटी में दे रहा हूं कि तुम इसको खुद रीड करोगे, समझोगे। मैं एक बार हिंट्स दे देता हूं। Followings are exempted transfer. Any distribution of capital asset in the event of liquidation by a company to its shareholders shall not be treated as a transfer in the hands of company. बेटा कंपनी था, कंपनी के पास कुछ एसेट्स लायबिलिटी था, अब कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, शेयर होल्डर को एसेट ट्रांसफर हुआ। क्यों? क्योंकि इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, बिना लिक्विडेशन में अगर कंपनी शेयर होल्डर को एसेट दे रहा है वो ट्रांसफर, अगर लिक्विडेशन के वक्त कंपनी शेयर होल्डर को एसेट दे रहा है वो ट्रांसफर नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। हाँ, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, एचयूएफ का जो भी एसेट्स था मेंबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। हाँ, कब एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर होगा? अगर वो पार्टीशन के वजह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है विदाउट पार्टीशन, वो ट्रांसफर। एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट अंडर ए गिफ्ट, विल और इरिवोकेबल ट्रस्ट, मैंने तुम्हें गिफ्ट में दे दिया, एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। तुम्हारे नाम पे विल कर दिया, एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। मैंने तुम्हें दे दिया, बोला कि कभी वापस नहीं लूंगा, इरिवोकेबल ट्रस्ट, एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। लेकिन गिफ्ट तो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर होता है, क्योंकि 47 ने बोला कि गिफ्ट एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। हाँ, 47 भी बोल रहा है गिफ्ट ऑफ शेयर्स acquired through employee stock option plan shall be treated as transfer। देखो बेटा, अगर इस सब के वजह से तुम्हें शेयर्स मिल रहा है, वो गिफ्ट का मतलब क्या, जो फ्री में मिलेगा। हाँ, तो अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इसको हम शॉर्ट में इस सब बोलेंगे, तो इस सब के वजह से अगर तुम्हें गिफ्ट शेयर मिल रहा है वो ट्रांसफर, इसको छोड़ के बाकी जो भी गिफ्ट होगा वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। हाँ, एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय 100% होल्डिंग कंपनी टू इट्स इंडियन सब्सिडरी कंपनी। बड़ा एक कंपनी था, इंडियन कंपनी, उसका 100% शेयर और एक और किस कंपनी में था, इसको कहते हैं 100% होल्डिंग। 100% होल्डिंग कंपनी ये कहीं पे भी होगा चलेगा, चाहे वो अमेरिका में हो, लंदन में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन ट्रांसफरी जिसको एसेट मिल रहा है वो इंडियन कंपनी होना चाहिए। तो ये क्या किया ना, सारे एसेट मतलब एसेट ट्रांसफर किया इन सब्सिडरी कंपनी को।
एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय 100% होल्डिंग कंपनी टू इंडियन सब्सिडरी कंपनी। बेटा ट्रांसफर ही हमेशा इंडियन कंपनी होना चाहिए। ट्रांसफरर कंपनी कहीं पे भी होगा चलेगा, लेकिन ट्रांसफर ही हमेशा इंडियन कंपनी होना चाहिए। ठीक है, हाँ। एनी ट्रांसफर ऑफ 100% सब्सिडरी कंपनी टू इट्स इंडियन होल्डिंग कंपनी, उसका ऑपोजिट इंडियन कंपनी कौन होना चाहिए? ट्रांसफरी, जिसको एसेट मिल रहा है तो एग्जेम्प्टेड। एक काम करो, इसको खुद रीड करो, इसको मैं अभी नहीं समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ पॉइंट, मतलब एक बार हल्का रीड करो, बस कुछ ना कुछ पॉइंट याद रह जाएगा। ये हमारे ज़्यादा यूज का नहीं है, लेकिन हम इसको बाद में डिस्कशन करेंगे। एक क्लास लगेगा एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर समझाने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जब तुम टैक्स में काम करोगे तब एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट याद लगाना पड़ेगा। चलो, आज के क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में मैंने सिखाऊंगा। देखो बेटा, कैपिटल एसेट का कंसेप्ट हो गया, ट्रांसफर का कंसेप्ट हो गया, अब रहा प्रॉफिट गेन। तो प्रॉफिट गेन निकालना हम सीखेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। तुम लोगों को मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट, ठीक है, सच बोलो, क्या हमारा क्लासेस तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ सर, अच्छा लग रहा है। देखो, जितना अच्छा हो सकता है, जितना बढ़िया हो सकता है, मैंने पूरी तरह से एफर्ट कर रहा हूं। नोट्स पहले बनाता हूं, तुम देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये नोट्स, लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम नहीं पढ़ोगे, तुम हमारे क्लास के ऊपर भरोसा कर सकते हो, मैं ये गारंटी देता हूं। अगर तुम हमारे क्लास के ऊपर भरोसा किए, फिर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला, तो उसका जिम्मेदारी मेरा। ठीक है, तो तुम हमारे क्लास के ऊपर भरोसा करो, पूरा हमारे क्लासेस देखो। अगर फेस टू फेस बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। ये तो कोरोना की वजह से मैं अभी यूट्यूब में फ्री क्लास दे रहा हूँ। हमारे क्लासेस के बारे में तुम्हारे दोस्त को बोलो। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ये वीडियो शेयर करो कि देखो, पहले एक दो क्लास देखो, फिर उसके बाद तुम डिसाइड करोगे तुम कहीं से क्लास खरीदोगे या कहाँ ट्यूशन ज्वाइन करोगे। हम पेन ड्राइव क्लास भी देते हैं बहुत सस्ते में। ठीक है, हाँ, अगर ग्रुप 1 का क्लास तुम कहीं से भी ले चुके हो, फिर उसके बाद हमारा क्लास देख रहे हो, कोई बात नहीं, ग्रुप 2 का क्लास भी तुम हमारे पेन ड्राइव क्लास ले सकते हो। अगर तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो हम डिस्काउंट भी कर देंगे। ठीक है, पैसा कमाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट को अच्छे एजुकेशन देना हमारा ऑब्जेक्टिव। चलो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।